नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा भाई, हमने लगभग लगभग प्राचीन हरियाणा कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे हम पढ़ते हुए कहाँ आ पहुंचे हैं, पुष्यभूति वंश के ऊपर, जिसको वर्धन वंश के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको वर्धन वंश कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकार भी ऐसा बोलते हैं। पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, लेकिन जहां से मतलब पर्सन निकलेंगे जहां टॉपिक में से, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा भाई। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, एक एक चीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी एक क्लास और हो चुकी है हर्षवर्धन टाइम पीरियड की, या फिर कह सकते हैं वर्धन काल की भाई। वो लगभग आज से 2 साल पहले मैंने ली थी। कंटेंट उसमें भी बहुत जबरदस्त वाला है, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिएगा, वर्धन या फिर पुष्यभूति वंश भाई। पहला जो हमारा प्रश्न बनता है कि आपसे स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वर्धन वंश था या पुष्यभूति था, ठीक है भाई, पुष्यभूति वंश, इसका पहला शासक कौन था भाई। तो पहले शासक को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, लेकिन अगर हम छठी शताब्दी ईस्वी की बात करें तो हर्षवर्धन के समय में इसका एक राज दरबारी कवि रहा है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित्रम, उसके अंदर पुष्यभूति को वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का पहला शासक या फिर संस्थापक बताया गया है। तो यहाँ पर उस आधार पर हम देखेंगे कि इसका जो संस्थापक है, तो संस्थापक कौन हुआ, पुष्यभूति हुआ। अब पुष्यभूति के बारे में सारी जानकारी मैंने पिछली कक्षा में दे रखी है कि ये किसकी उपासना करता था, क्या क्या भविष्यवाणी हुई थी, क्या क्या चीजें घटित हुई थी, कहाँ पर इसने हरियाणा के अंदर जो थानेसर था उसको अपनी राजधानी बनाया। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को पहली कक्षा में बता चुका हूं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी क्या थी। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि इसकी जो राजधानी थी हरियाणा के अंदर थानेसर थी। उस समय थानेसर को स्थानीश्वर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, स्थानीश्वर। वही स्थानीश्वर जहां पर क्या हुआ भाई, जहां पर पुष्यभूति के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया और उसको नाम दिया गया स्थानीश्वर महादेव मंदिर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यभूति ने करवाया था। कहां पर करवाया था, स्थानेसर में करवाया था। और स्थानेसर का प्राचीन नाम क्या था भाई, स्थानीश्वर। ये किसका भाग है, हरियाणा का एक भाग है। ठीक है भाई, हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले का एक भाग है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं भाई, पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी भाई, तो थानेसर थी। ठीक है, और पुष्यभूति वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए किस आधार पर, बाणभट्ट की जो पुस्तक है या बाणभट्ट के आधार पर हम इस बात को मान रहे हैं, वो पुष्यभूति था। लेकिन विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग जिक्र हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ग्रंथों में हमें वर्धन वंश की अलग अलग वंशावली देखने को मिलती, जिसमें नरवर्धन को पहला शासक बताया गया है। वो सारी बातें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक बार यहां तक आप सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। बाणभट्ट ने बताया कि भाई एक पुष्यभूति वंश हुआ हरियाणा के थानेसर में, और वहां पर इसकी स्थापना की पुष्यभूति ने भाई। इसकी राजधानी इसने बनाया थानेसर को। ये पुष्यभूति जो था ये शिव का उपासक था भाई। किसका उपासक था, शिव का उपासक। और ऐसा हम क्यों मानते हैं, क्योंकि इसने थानेसर में क्या निर्माण करवाया था, स्थानीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब बाणभट्ट के अनुसार श्रीकंठ जनपद का राजा हुआ करता था पुष्यभूति। ऐसा मानते हैं, प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि एक नागवंश के शासक के द्वारा यह श्रीकंठ जनपद नाम दिया गया। और इस श्रीकंठ जनपद का संबंध हरियाणा में कुरुक्षेत्र से रहा है। हरियाणा के एग्जाम में काफी बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि श्रीकंठ जनपद का संबंध किससे है, तो कुरुक्षेत्र से। सही मिलान में यह प्रश्न आता है। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। ये श्रीकंठ जनपद जो नाम है, ये नागवंश के किसी राजा के द्वारा दिया गया, और इसके ऊपर जो शासन करता था वो पुष्यभूति था, और इसने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया और पुष्यभूति वंश की नींव रखी भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर। ये किसका उपासक था, ये शिव का उपासक था। चलो भाई, नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। आगे हम देखेंगे भाई कुछ ऐसे स्रोत या फिर ग्रंथों के माध्यम से हमें कुछ, ठीक है भाई, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की जानकारी देखने को मिलती है। तो देखेंगे, बांसखेड़ा एवं मधुबन ताम्रपत्र शाही मुहरे आरंभिक 5 शासकों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। वो वंशावली में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी वंशावली का जिक्र इसमें है, जिनमें 3 को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। उस समय मानते थे कि जो महाराजा या महाराजा धीराज ये जो उपाधियां धारण करते थे वे सामंत हुआ करते थे। ठीक है भाई, वे स्वतंत्र राष्ट्र नहीं थे भाई। यह दर्शाता है कि वे संप्रभु सम्राट नहीं थे। बाणभट्ट प्रभाकर वर्धन का वर्णन हुण हिरणों के शेर के लिए किया जाता है। तो काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है,
हरिहुरण केसरी के रूप में किसको जाना जाता है? तो बाणभट्ट ने इसी का जिक्र किसके रूप में किया है? हुण हिरणों के शेर के लिए रूप में किया है। उनके अनुसार राज्यवर्धन के अधीन एक सेना हुणों को पराजित करने के लिए भेजी गई, परंतु पिता की अचानक बीमारी के कारण मृत्यु जो हो गई, उसके कारण इनको वापस लौटना पड़ा। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी भाई कहां पर? इन सभी चीजों में। तो यहां से एक प्रश्न निकल कर आया प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन जो था वो वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का क्या माना गया है? सबसे प्रतापी शासक माना गया है भाई। पहला प्रतापी शासक, सबसे तो नहीं कह सकते क्योंकि हर्षवर्धन भी आएगा। पहला प्रतापी शासक माना गया है जिसने परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी भाई। वो चीजें मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, अभी यहां तक आप सारी चीजें नोट कर लीजिए। तो प्रभाकर वर्धन को किस रूप में वर्णित किया गया है? हुण हिरणों के शेर। इसका मतलब वही हो गया हरिहुण केसरी। समझ में आ गया ना ये चीजें? चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, तो प्रमुख शासकों का जो विवरण हमें ग्रंथों के अंदर देखने को मिलता है, उस वंशावली में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर देखेंगे वर्धन वंशावली भाई। तो वर्धन वंशावली में देखो पहले क्या देखा गया, मैंने आप लोगों को बताया था पुष्यभूति ने इस वंश की नींव रखी। अब जो उसके बाद का जो वंशावली है वो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले देखा गया नरवर्धन, उसके बाद में राज्यवर्धन भाई। नरवर्धन क्या, इसने महाराज की उपाधि धारण की। फिर राज्यवर्धन हुआ, इसने ये सूर्य का उपासक था भाई, ठीक है। फिर आदित्यवर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन का जो टाइम पीरियड है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, वह परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। तो ये पूछेंगे कि पहला वर्धन वंश का ऐसा शासक कौन था जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की? तो किसने की थी भाई? इस प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी या ली थी भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर। फिर इस प्रभाकर वर्धन का पुत्र हुआ भाई, पुत्र कौन कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और इसकी एक पुत्री थी राज्यश्री, जिसका वो विवाह क्या करता है? मोखरी नरेश गृहवर्मन से कर देता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया? सारी बातें बताऊंगा भाई, राज्यश्री के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें होती हैं, किसके साथ विवाह किया गया। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ लेंगे कि वर्धन वंश का संबंध मोखरी वंश से कैसे था? तो वैवाहिक संबंध था। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में काफी बार देखने को मिलेंगे। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। चलो, ये थी वर्धन वंशावली भाई। उसके बाद में देखेंगे भाई, प्रभाकर वर्धन के पश्चात देखो राज्यवर्धन शासक बना। राज्यवर्धन यहां पर हमें देखेंगे भाई, देखो ये रहा राज्यवर्धन, क्या हर्षवर्धन का भाई है, ठीक है भाई, बड़ा भाई। तो ये बनता है शासक, ठीक है। राज्यवर्धन की मालवा राज देवगुप्त एवं गौड़ शासक शशांक द्वारा मिलकर हत्या कर दी गई। ये वही शशांक है जिसने क्या किया था? जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट करवाया था। आपसे पूछ सकते हैं, देख लो, बोधि वृक्ष को इसने क्या करवाया? नष्ट करवाया भाई। और राजश्री को कन्नौज में गिरफ्तार कर लिया भाई। ऐसी ही विकट परिस्थितियों में हर्षवर्धन थानेश्वर का क्या बना? राजा बना। तो ये राजा कब बना थानेश्वर का भाई? ये राजा बना 606 ईस्वी में। और इसी 606 ईस्वी को क्या माना जाता है? कि हर्ष संवत की शुरुआत मानी जाती है। जब क्या हुआ भाई? इसका एक प्रकार से हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ, उसी समय को क्या माना जाता है? उसी समय को देखो हर्ष संवत माना जाता है। आपसे पूछ सकते हैं हर्ष संवत की समय अवधि क्या है? तो 606 ईस्वी। समझ में आ गया भाई? अब यहां पर हम देखेंगे तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 590 ईस्वी में। इसके पिता का नाम क्या है? देखो प्रभाकर वर्धन, जो वर्धन वंश का पहला प्रतापी शासक था या प्रमुख शासक था, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसकी माता का नाम यशोमती, इसका भाई राज्यवर्धन, वह हर्षवर्धन से पहले राजा बना। बहन इसकी राज्यश्री, और इसका विवाह संभवतः दुर्गावती से हुआ था। ऐसा विभिन्न जगह हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे भाई हर्षवर्धन ने क्या किया। हमें पता है कि थानेसर पहले से राजधानी थी, तो इसने क्या किया? कन्नौज को भी राजधानी बनाया था। आपसे पूछा जा सकता है दूसरी राजधानी के रूप में, तो दूसरी राजधानी कौन सी हो गई भाई? कन्नौज। नोट कर लेना, कौन सी हो गई? कन्नौज। समझ में आ गया? उसके बाद ये पॉइंट देख सकते हो आप, हर्ष संवत की अवधि क्या मानी जाती है? तो इसकी अवधि 606 ईस्वी मानते हैं भाई। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में आता है, किसको शीलादित्य के रूप में जानते हैं? तो शीलादित्य के रूप में हम किसको जानते हैं? राजा हर्षवर्धन को जानते हैं भाई। यहां तक आई थिंक एक एक बात मैंने आप लोगों को बता दी जो संभव थी, ठीक है भाई। अब आपको एक चीज तो पता चल गई भाई, इसकी बहन जो राज्यश्री है, इसका विवाह किसके साथ किया जाता है? गृहवर्मन के साथ किया जाता है। और गृहवर्मन कौन था? मोखरी नरेश था।
और इसकी जो हत्या कौन करते हैं? देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक। शशांक वही है जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट करवाया था भाई। ठीक है, तो ये इसकी हत्या कर देते हैं। अब बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित्रम भाई, उसमें हर्ष की जीवनी के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त उसने ये भी बताया कि जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती, ठीक है भाई, ये अपने पिता की जो अपने पति की चिता के साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और सेम ऐसा ही कहते हैं कि राज्यश्री करने वाली थी, तब क्या करता है हर्षवर्धन, उसको ऐसा करने से रोक लेता, बचा लेता है और फिर कन्नौज का राजा बनता है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर, एक एक पॉइंट समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे भाई जो हर्षवर्धन है भाई, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहीं से प्रश्न हमें देखने को मिलता है। तो यहां से हम देखेंगे कि जो हर्षवर्धन है उसके उपनाम या उपाधियों के बारे में देखेंगे, जो काफी बार परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, हर्ष की उपाधि भाई, इसने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की, सकलोपत्राथेश्वर भाई, चक्रवर्ती, सार्वभौम परमेश्वर, परम महेश्वर। और हेनसांग ने हर्ष को क्या कहा है? शीलादित्य भी कहा है। क्या कहा है? शीलादित्य भी कहा है। परीक्षाओं में ये दो उपाधियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले वाली तो ये इंपोर्टेंट है, और दूसरे वाली कौन सी इंपोर्टेंट है? शीलादित्य वाली भाई। ठीक है, ये भी क्या है? इंपोर्टेंट। ये जो दोनों के दोनों प्रश्न परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं। यहां तक चीजें क्लियर भाई? जन्म का पता चल गया, पिता का पता चल गया, माता का पता चल गया, कब राजगद्दी पर बैठा ये पता चल गया। 606 ईस्वी में ये क्या बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था, और उसी को क्या माना जाता है? हर्ष संवत की शुरुआत माना जाता है। कौन सी उपाधि धारण की वो पता चल गया भाई। चलो अब आगे देखते हैं। इसी के शासनकाल में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, ठीक है भाई, जिनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बाणभट्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि बाणभट्ट किसके दरबार में था? तो बाणभट्ट किसके दरबार में था भाई? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में था। इसके अतिरिक्त मयूर भट्ट भी किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। अब देखेंगे धीरे धीरे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एक चीनी यात्री भी हम कह सकते हैं, हवेन सांग भी इसके दरबार में आया था, तो उसके बारे में भी जानेंगे क्या क्या चीजें रही भाई। ठीक है, अब देखिएगा हवेन सांग का आगमन, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आपसे पूछ लिया जाए कि हवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। कब आया? 629 ईस्वी में आया। कब तक रहा? 645 ईस्वी तक रहा। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? सीयू की पुस्तक लिखी, जिसमें किस बारे में बताया? हर्षवर्धन काल के बारे में बताया, और हरियाणा के थानेश्वर के वैभव का उल्लेख किया भाई। समझ में आ गया यहां तक? इसने भारत को यिन यिन तू के नाम से पुकारा है। आपसे पूछा जा सकता भारत को क्या कहा है, तो भारत को यिन तू। अब देखें एक पॉइंट देखेंगे भाई। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, तथा इनके निधन को भारतीय इतिहास के परिवर्तन बिंदु की संज्ञा किसने दी थी? वीएस स्मिथ, विसेंट स्मिथ, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। तो ये वाला प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है भाई। ठीक है, हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी में बैठा, ये बात भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद इसका शासन कब तक रहा? 647 ईस्वी तक, यानी कि 647 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। हर्षवर्धन ने 611 में कन्नौज उत्तर प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी राजधानी, एक तो थानेश्वर पहले से ही चली आ रही थी, तो कन्नौज को भी राजधानी किसने बनाया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया। कब आया? 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है भाई। उसके बाद ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, इन सभी नामों से जाना जाता है। देख लो भाई, इसको किन नामों से जाना जाता है? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि। किसको जानते हैं? ये ह्वेनसांग को। बाकी इसका जो नाम था च्वान योंग भी इसका नाम था, च्वान यांग। ठीक है भाई। अब आगे देखेंगे, हेनसोंग बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए भारत आया था। हेनसोंग ने सीयू की पुस्तक लिखी। आपको बताया था सीयू की पुस्तक में इसने भारत को क्या कहा है? येन तू कहा है। ठीक है भाई। इसने अपनी पुस्तक में ये तक भी जिक्र किया है कि जो हर्षवर्धन का काल था भाई, उसने उसको एक प्रकार से उत्तर भारत का राजा बताया है, लेकिन उसने कश्मीर पर, हर्षवर्धन कभी कश्मीर पर क्या नहीं कर पाया? अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन के काल में चोर डाकुओं का बोलबाला हुआ करता था। ऐसी बातें किसने लिखी है भाई? ऐसी बातें लिखी है ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में।
यहां पर देखेंगे भाई, देखो हेनसोंग के समय क्या था भाई, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे भाई। कौन थे आचार्य सीलभद्र? वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था। अब देखो, सीयू की ग्रंथ में हमें हर्षकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हर्षवर्धन को वैश्य जाति का बताया गया है। क्या बताया गया है? वैश्य जाति का बताया गया है, तथा आरोप लगाया है कि हर्षकालीन भारत में चोर और डाकुओं का बोलबाला था। हर्षवर्धन पूरे उत्तर भारत के ऊपर शासन किया। इसके साम्राज्य में मात्र एक उत्तर भारतीय राज्य कश्मीर शामिल नहीं था। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी थी भाई। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था भाई, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है महामोक्ष परिषद भाई। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कहां पर बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो कन्नौज में भी बौद्ध सम्मेलन करवाया गया था। किसके सम्मान में? हेनसांग के सम्मान में, ठीक है भाई। और प्रयाग में भी करवाया जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म में एक सम्मेलन कन्नौज में हुआ, जिसे 5वीं बौद्ध सम्मेलन संज्ञा दिया गया। इस सम्मेलन में हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षुओं को काफी दान दिया। दान देने के इस गुण के कारण हर्षवर्धन को हातिम नाम से भी पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया? हातिम नाम से भी पुकारा गया है। हर्षवर्धन ने हेनसांग के सम्मान में कन्नौज सभा का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था? कन्नौज सभा का भाई, ठीक है। हेनसांग क्या करता है? शुरुआत में हेनसांग भाई दिवाकर, इसके एक मतलब दरबार में बंदा था, उससे प्रभावित होकर हीनयान, बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान, उसको अपना लेता है। लेकिन जैसे ही हेनसांग के संपर्क में आता है और इससे चीजों को समझता है, तो फिर ये महायान शाखा में क्या करता है? अपना मत एक प्रकार से उसकी तरफ डालता है और महायान शाखा को अपना लेता है। तो दिवाकर से प्रभावित होकर हीनयान को अपनाया, और हेनसांग से प्रभावित होकर किसको अपनाया था? महायान को भाई। यहां तक एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में देखो, दिवाकर के प्रभाव से हर्षवर्धन ने हीनयान बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन हेनसांग के प्रभाव से महायान बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त की। चीनी यात्री हेनसांग ने बताया कि हर्ष राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी भाई, ठीक है भाई। एक भाग राजा के खर्चे के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग पदाधिकारियों के लिए, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। उसने यह भी बताया कि राज्य के मंत्री और ऊंचे अधिकारी को जागीर दी जाती थी। लगता है कि अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की सामंती प्रथा हरस ने ही शुरू की थी। हरस को ही क्या माना जाता है? जो कुंभ का मेला है उसको शुरू करने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। तो यहां तक एक एक बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लेना, एक एक बात क्लियर हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पुलकेशन द्वितीय के साथ युद्ध, ठीक है भाई। ऐसा एक एहोल अभिलेख है, आपसे पूछा जा सकता किस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन की लड़ाई का विवरण हमें देखने को मिलता है? एहोल अभिलेख में। उस अभिलेख में बताया गया कि पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध होता है। लगभग विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग इसको लेकर मत है, किसी ने कोई समय बताया है, लेकिन एचएसएससी के अंदर 634-35 ईस्वी राइट माना गया है, ठीक है भाई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर दोनों का युद्ध होता है, और ऐसा बताते हैं कि हर्षवर्धन किसमें पराजय होती है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि किसने हर्षवर्धन को हराया था? तो किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, ठीक है भाई। देखो, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय दोनों के राज्य नर्मदा नदी की सीमा को स्पर्श करते थे, तो यहीं पर क्या होता है? युद्ध होता है 634-35 ईस्वी में। हरियाणा के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे क्योंकि हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। पुलकेशन अपने एहोल अभिलेख में बताता है कि हर्ष का आनंद यानी हर्ष भय से चूर हो गया था जब उसका हाथी युद्ध में गिर गया। युआन चांग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहल की, परंतु पुलकेशन के विरुद्ध कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। यानी कि दोनों का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ, और जीता कौन इसमें? ऐसा बताते हैं पुलकेशन द्वितीय जीता था। उसके बाद में हर्षवर्धन भाई इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया, और वो अंतिम राजा थे जो बौद्ध धर्म की प्रशंसा करते थे भाई। आपसे पूछ सकते हैं कुंभ के मेले का आयोजन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। अब हर्षवर्धन को क्या था भाई? कविताएं लिखने का बड़ा शौक था, तो इसने भी कुछ रचनाएं लिखी। वो कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, नागानंद व रत्नावली। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी रचनाएं थी जो हर्षवर्धन ने लिखी? प्रियदर्शिका, नागानंद व रत्नावली। हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट, मयूर भट्ट,
ठीक है भाई। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी? हरश्चरित्रम लिखी, कादंबरी लिखी। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी थी? देखो चंडी शतकम, ये सारी बताऊंगा मैं आपको। इतना नोट कर लो। हर्षवर्धन के दरबार में एक तो बाणभट्ट हो गया जिसका दरबारी कवि था, एक मयूर भट्ट भी था भाई। मयूर भट्ट ने सूर्य शतकम पुस्तक लिखी है जो काफी बार परीक्षा में पूछते हैं। दिवाकर, हरिदत्त एवं जयसेन भरथरी जैसे विद्वान विराजते थे। राजकवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित या हरिश्चरित्रम की रचना की थी जिसमें हर्षवर्धन काल की जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा बाणभट्ट ने कादंबरी, चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितक और पार्वती परिणय ये नाटक भी लिखे हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे प्रश्न यहां से निकल कर आ गए। तो मयूर भट्ट की एक पुस्तक कौन सी हो गई? सूर्य शतकम। ठीक है भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर। आगे देखिएगा भाई। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध एवं शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य अधिकारी भी थे। सिगानंद को सेनापति था सिगानंद। कुंतल क्या था? अश्व सेना का प्रधान। सकंद गुप्त हस्त सेना का प्रधान। और सामंत महाराज यानी कि जो राजा होता था वो नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था, यानी कि न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था। राज्य को सबसे ज्यादा आय भूमि से प्राप्त होता था। भौगिक कर वसूलने वाला तथा पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। तो जो भौगिक कर वसूलने वाला था भाई, ठीक है, और पुस्तपाल क्या था? जमीन का हिसाब रखने वाला। उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। उस समय कर की 3 विधियां प्रचलन में थी भाई। आपसे पूछा जा सकता है कर की कितनी विधियां प्रचलन के अंदर थी? 3। भाग विधि जिसमें क्या होता था? अन्न के रूप में कर मिलता था। उसके बाद हिरण्य विधि जिसमें क्या होता था? मुद्रा के रूप में। और बल विधि, बलि विधि सॉरी, जिसमें आहार के रूप में कर देना पड़ता था। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसके अतिरिक्त जो एक प्रकार से कहेंगे राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति भी कहा जाता था जिसका प्रमुख उपरीक हुआ करता था। ठीक है भाई। तहसीलदार को पाठकपति बोलते थे। हरियाणा में ये प्रश्न काफी बार आता है। हर्षवर्धन के समय तहसीलदार को क्या बोला जाता था? पाठकपति बोला जाता था। चलो भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। आगे बढ़े। नेक्स्ट भाई, चीन के साथ भी हर्ष ने क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने 641 में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी और 46 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए। 647 में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद क्या होता है भाई? फिर से एक प्रकार से दोबारा और वंशों का उदय होगा। तो ये था हमारा वर्धन काल या फिर पुष्यभूति वंश। आई थिंक एक एक बात जो मैंने आपको समझाई समझ में आई होगी। ये हमारा एक टॉपिक तो ये कवर हो गया भाई। इसके अतिरिक्त इसकी हरियाणा से संबंधित जो जो डिटेल थी वो मैंने दूसरी क्लास में करवा रखी है, मैं उसको भी प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा। तो अब हमने भाई वर्धन वंश तक यानी वर्धन काल तक A to Z कंप्लीट कर लिया है हरियाणा के अंदर, सॉरी भारत के इतिहास में। तो अगर आप तक को यहाँ तक जो जो बातें मैंने समझाई वो अच्छे से समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही।